अगस्त का महीना था। सुबह का वक्त सूरज की किरणें धरा पर बिखरने के लिए ललायत हुई जा रही थी, लेकिन नभ में घुमड़ घुमड़ कर छाई कारी कारी बदरा सूरज की किरणों से पवन के मध्यम वेग के साथ लुका छिपी कर रही थी, जिसे देखकर बारिश के आने के आसार नजर आ रहे थे। 8 साल बाद मैं अपने घर जा रहा था। मैं बस में खिड़की के पास अपने सर को सीट से टिकाए बाहर के दृश्य को अपनी नज़रों से निहार रहा था, जो चलती बस से बेहद खूबसूरत नज़र आ रहा था। 8 साल में काफ़ी कुछ बदल चुका था। गांव जो अब शहर की भांति नज़र आ रहे थे। पहले जो कच्चे मिट्टी के मकान जिनकी छत खपरैल की हुआ करती थी, उनकी जगह अब पक्के मकानों ने ले ली थी। और गांव की वो कच्ची सुनसान सड़क जिन पर बचपन में कभी दौड़ लगाया करते थे, आज उस पर उतनी ही चहलकदमी नज़र आ रही थी। आज वो कच्ची सड़क एक पक्की सड़क में तब्दील हो चुकी थी। सड़क के किनारे जो कभी खाली खाली सा मैदान हुआ करता, अब वह मैदान छोटी छोटी इमारतों में तब्दील हो चुका था। जो सड़क पहले सूनी सूनी लगती, उस सड़क को आज गुलमोहर, अमलतास और सेमल के वृक्षों ने अपनी आगोश में समेट लिया था। मैं उन दृश्यों को मंत्रमुग्ध होकर निहारते आ रहा था। तभी अचानक ही सारा दृश्य एकदम से थमसा गया। चलिए चलिए, सीतापुर और रामपुर वाले यहीं उतर जाएं और बाकी के यात्री अपना सामान ठीक कर लें। बस अब भरतपुर ही जाकर रुकेगी, कंडक्टर अपनी धुन में बोला। तभी नम में जोर की आवाज़ के साथ बिजली कौंधी और बारिश ने भी अपनी मौजूदगी जतानी शुरू कर दी। लगभग आधी बस के यात्री उतर चुके थे और चढ़ने वाले ना के बराबर थे। यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं थी मेरे गांव की। बस अब चलने लगी थी कि तभी एक मधुर आवाज़ मेरे कानों से टकराई। ओ बस वाले भैया, बस रोको, रोको बस। उसकी आवाज़ सुनकर बस के ड्राइवर ने बस रोक दी। उसकी आवाज़ की मिठास ने मुझे खिड़की के बाहर झाँकने पर बाध्य कर दिया। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर सी लड़की लाल रंग के सलवार सूट में, सर पर सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़े, हाथ से ट्रॉली बैग खींचते हुए, बारिश की बूंदों से अपने आप को बचाती हुई बस की तरफ तेज कदमों से चली आ रही है। अगले ही पल वह धड़धड़ाती बस के अंदर चढ़ जाती है। दूसरे ही पल वह मेरे सामने आकर रुक जाती है। बस के अंदर निरीक्षण करने के बाद अपने दुपट्टे से अपने चेहरे को पोंछती हुई मुझसे बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बैठिए। मैं अपनी सीट पर अपने आप को सजग करते हुए बोला। मेरे बगल वाली सीट खाली थी, जिस पर वह बैठ गई। वह सौंदर्य का बेमिसाल नमूना थी। ना चाहते हुए भी मैं उससे नज़र नहीं हटा पा रहा था। सफ़ेद दूधिया त्वचा, बड़ी बड़ी बादामी आँखें, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे कोमल होंठ, शहद के समान रंग के उसके बाल, बारिश की बूंदें उसके ललाट से होते हुए उसके गुलाबी होंठ पर आकर ठहर जा रही थीं। बारिश की उन छींटों से उसका चेहरा किसी ओस की बूंदों की तरह झलक रहा था। उसके चेहरे से मासूमियत झलक रही थी। उसके मासूम चेहरे पर गजब का तेज था। तभी अंदाजे बेखौफ होकर उसने अपनी दाहिनी हथेली को ऊपर उठाते हुए चुटकी बजाकर बेबाक ढंग से मुझसे कहा, क्या लड़की नहीं देखी कभी जो इस तरह से ताड़ रहे हो जैसे खा जाओगे? उसका इस तरह चुटकी बजाकर बोलना मेरी तंद्रा को भंग कर गया। अनायास ही मेरे मुंह से शब्द निकल पड़े। काले मेघ को देखकर बहुत अच्छा लगता है ना। मेघ प्यासी धरती और वृक्षों की प्यास बुझाते हैं, और जब ये कौंती हुई बिजली चांदी की तरह चमकती है ना, तो तन बदन में अनेकों सरगम बज उठते हैं। अरे ओ तानसेन की औलाद, लगता है तुम खुद ज़्यादा ही बेदम मालूम पड़ते हो। मैं तुम लड़कों को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लड़के बातों के नहीं, लातों के भूत होते हैं। देखिए मेम साहब, मेरे कहने का इंटेंशन। ओए, अंग्रेज की औलाद दिखते हो, मेरी बातों को बीच में काटते हुए बोली। क्षमा मेम साहब, मेरे कहने का वो अभिप्राय नहीं जैसा कि आप सोच रही हैं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं, मैं अपनी लड़खड़ाती जुबान से उससे बोला। तभी बस का कंडक्टर पास आकर बोला, टिकट मेम साहब, कहाँ जाना है? भैया भरतपुर की टिकट दे दो। उसने कंडक्टर को 500 का नोट देते हुए कहा। उसके मुंह से भरतपुर का नाम सुनकर मैं हैरान हो गया। अरे मेम साहब, 20 रुपये की टिकट है और आप मुझे 500 का नोट थमा रही हैं। इससे तो मेरे पास छुट्टे भी नहीं। भैया छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है। अच्छा मेम साहब, मैं इन्हें छुट्टे दिए देता हूँ। मेरे पास छुट्टे हैं, आप मुझे वहाँ चलकर लौटा देना, क्योंकि मुझे भी भरतपुर ही जाना है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। क्यों, मैं तुमसे पैसे क्यों लूँ? मेरा मतलब
कि छुट्टी नहीं है और इसके सिवा दूसरा रास्ता भी तो नहीं है ना। मेरे इतना कहने पर उसने झुंझलाते हुए कंडक्टर के हाथ से वो 500 का नोट वापस ले लिया। मैंने अपनी जेब से 20 रुपए का नोट निकालकर कंडक्टर को थमा दिया। उसके बाद वह आगे बढ़ गया। मेरे मन में थोड़ी सी अकुलाहट थी, वो यह कि अगर ये भरतपुर की है तो क्यों न थोड़ी जान पहचान निकाली जाए। बस भरतपुर पहुँचे इससे पहले पूछ ही लेता हूँ। मन में घुमड़ते भाव को शब्दों के माध्यम से मैं अधीरता से बोल पड़ा। मेरा नाम नील है, वैसे आपका क्या नाम है मेम साहब? पर मेरे इतना पूछने पर वह अपनी बादामी आंखों को बड़ा करते हुए तीक्ष्ण स्वर में बोली, मेरा नाम चंपा देवी है, बोलो क्या काम है? उसके इस रूखे व्यवहार को देखकर मैं सहम चुका था और लड़खड़ाते स्वर में बोला, नहीं नहीं, काम तो कोई नहीं, पर चंपा देवी, भला आज के ज़माने में कोई ऐसा नाम रखता है क्या? क्यों, आज के ज़माने में लोग खाना नहीं खाते क्या, हवा पीकर रहते हैं? मेरी बातों का जवाब उसने तीक्ष्ण और व्यंग्यात्मक ढंग से दिया। ईश्वर ने जितनी शिद्दत से उसे तराशा था और जितनी भोली सूरत दी थी, उतना ही कहीं कोपयुक्त उसका बर्ताव था। उसके बर्ताव को देखकर आगे कुछ पूछने की मैं हिमाकत नहीं जुटा पाया। मैं मौन स्थिति में बैठा बाहर की ओर झांकने लगा। बस अपनी सामान्य गति से अपने गंतव्य की दिशा में बढ़ती जा रही थी। तेजी से पीछे की दिशा में भागते अमलतास और गुलमोहर के वृक्ष, जिन्हें मैं अपनी नजरें गड़ाए देख रहा था, जो अपनी बाहें खोले बारिश की रिमझिम बूंदों से अपनी तृष्णा को बुझाते हवा के मध्यम वेग से अटखेलियाँ करते दिखाई पड़ रहे थे, जो एक कतार में खड़े होकर शायद यातायात के साधनों का स्वागत करते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक पीछे छूटता तो उसकी जगह दूसरा हमारे समक्ष हमारी दिशा में भागता हुआ नजर आता। बल्कि यूँ कह सकते हैं कि वे अपने साथ चलने का सुखद आभास करा रहे थे। कभी कदार बारिश की बूंदों की रिमझिम फुहारें मेरे गालों को अपने स्पर्श से मुग्ध कर लेती, जो भीनी भीनी ठंड का एहसास भी करा रही थी। मुझ में एक छोटी सी खामी थी, वो यह कि मुझे सफ़र के दौरान नींद बहुत आती थी। बस, रेलगाड़ी, मोटर कार, यहाँ तक कि मोटरसाइकिल पर भी। आज भी हमेशा की तरह इस खुशनुमा मौसम में मुझे नींद के आने का एहसास मेरी झपकती पलकें बखूबी से करा रही थीं, जो रह रहकर नींद की वजह से झपक रही थीं। 2 कोस की दूरी और शेष रह चुकी थी, लिहाजा मन में ख्याल आया कि आखिरी स्टॉप तो भरतपुर है। अगर नींद मुझे अपने आगोश में पनाह दे रही है तो हर्ज क्या है? क्यों ना थोड़ी ही देर सही, पर आंखों को थोड़ा आराम तो मिल जाएगा। वैसे भी आधी रात से तो जागकर सफ़र कर ही रहा हूँ। इसी जद्दोजहद में न जाने कब आँख लग गई कि अचानक चेहरे पर एक जोर के तमाचे का एहसास हुआ। झट से मेरी आँख खुल गई। मैं इधर-उधर देखता कि उससे पहले, कब से देख रही हूँ तुम्हारी हरकतों को। तुम लड़कों की दुम, अकेली लड़की देखी नहीं कि कोई ना कोई बहाने से उसके समीप आने के लिए तुम लड़कों का मन अकुलाने लगता है। तुम लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ। नींद का बहाना लेकर चिपकने की कोशिश करते हो। बेअदब, जाहिल, बहुत ही घटिया किस्म के जान पड़ते हो। मैं गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोली। जिस तरह से उसने मेरी खूबियों का बखान किया, मैं तो स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज़ सुनकर बस में बैठे मुसाफिर आंखें फाड़ मुझे घूरने लगे, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं अपने एक हाथ से गाल पर हाथ रखकर और उसे अपलक निहारता रहा। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख लाल पड़ गया था, आंखों में थोड़ी नमी और होंठ जो क्रोध की वजह से थरथरा रहे थे। उसकी दशा को देख मुझे समझते देर नहीं लगी। सघन निद्रा के कारण मेरा सर शायद उसके बदन को स्पर्श कर गया होगा, जिसकी वेदना से उसने अकलाहट में मुझे तमाचा जड़ दिया था। तभी उनमें से एक सज्जन व्यक्ति मेरे पास उठकर आए और उस लड़की से बोले, क्या हुआ बिटिया, तुम इस लड़के पर क्यों बरस रही हो? वह कुछ बोल पाती उससे पहले मैं अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मेम साहब, जो भी हुआ मेरी नींद के कारण हुआ, इसलिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। वैसे मेरा कोई गलत आशय नहीं मेम साहब। मेरे इतना कहते ही उस सज्जन व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान उभर आई और वह उसी मुस्कान के साथ नेह से बोला, बिटिया जाने दो, इसे माफ़ कर दो। देखो इस बेचारे को अपने किए पर कितना लज्जित है। चलो अब अपने कोप रूपी मुखड़े को ठीक करो और इस भले लड़के को माफ़ कर दो। ये भला लड़का है,
वह मेरी तरफ एक बार फिर से घूरते हुए बोली, हाँ बिटिया, वह अपनी गलती स्वीकार कर रहा है तो माफ़ कर दो ना उसे। अगर भला ना होता तो माफ़ी ना मांगता तुमसे। उस व्यक्ति ने विनम्रता से आग्रह करते हुए कहा, ठीक है, माफ़ किया, लेकिन फिर कभी किसी लड़की के साथ बेअदबी से पेश आओगे तो तुम्हें यह मेरा तमाचा ज़रूर याद आएगा। मैं अपनी पलकें झुकाए उसकी बातें सुन रहा था कि अचानक बस रुकी और बस का कंडक्टर चिल्लाया, चलो चलो, भरतपुर आ गया, जल्दी जल्दी बस खाली करो। भरतपुर का नाम सुनते ही मेरी आंखों में चमक उभर आई। मैंने अपना पिट्ठू बैग अपने कंधे पर उठाया और हवा में दोनों हाथों को फैलाते हुए अंगड़ाई लेते बस से नीचे उतरा। यहाँ से अब मुझे कोसभर ज़मीन पैदल ही चलकर जानी थी। भरतपुर पहले की अपेक्षा एकदम बदल चुका था। जहाँ कभी छोटी छोटी फूस की झोपड़ी नुमा चाय नाश्ते की दुकान हुआ करती, अब उनकी जगह बड़े बड़े मॉल और शोरूम ने ले ली थी। लेकिन उन्हीं सब के बीच आज भी एक फूस की झोपड़ी नजर आ रही थी, जो कुछ जानी पहचानी जान पड़ती थी। वह झोपड़ी रामलाल काका की हुआ करती थी, पर आज वहाँ कोई 15-16 साल का लड़का नजर आ रहा था। बारिश अभी भी हल्की हल्की पड़ रही थी। तभी मन में एकाएक ख्याल आया, क्यों ना चलकर एक चाय पी ली जाए। उसके बाद अपने गांव की ओर प्रस्थान किया जाएगा। शायद बारिश भी तब तक रुक जाए। मेरा गांव लक्ष्मणपुर, जो दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ था, जो यहाँ से अभी कोस भर दूर था। मैं दौड़कर उस फूस की झोपड़ी नुमा दुकान में गया और अपने चेहरे से बारिश की बूंदों को पोंछते हुए उस दुकान वाले लड़के से बोला, भैया एक चाय दे दो। जी भैया। बस उस लड़के ने इतना कहा और केतली से चाय निकालकर मेरे समक्ष खड़ा हो गया। ये लो भैया चाय। मैंने उसके हाथ से चाय का कुल्हड़ लिया और चाय की चुस्की ली और चाय का आनंद लेने लगा। सब कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। जो नहीं बदला वह था कुल्हड़, जो आज अपने अतीत के पलों की यादें ताज़ा करा रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज़ आई, बेटा तुम नील हो क्या, तिवारी जी के बेटे? मैंने मुड़कर देखा तो रामलाल काका थे, जो अब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियाँ उभर आई थीं। बिल्कुल सही पहचाना काका आपने। हाँ मैं नील हूँ। बेटा तुम तो काफ़ी बड़े हो चुके हो। जी काका, आप भी तो कितने बूढ़े हो गए हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटा, सब समय का लेखा जोखा है। ये तो कुदरत की देन है, आज जवानी तो कल बुढ़ापा। वैसे अब कहाँ रहते हो? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? यहीं रामगढ़ में काका। पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो अब सोचा कि गांव चलकर बाबूजी का हाथ बटाऊंगा। बड़े अच्छे और नेक विचार हैं बेटा। भला आजकल गांव आने की कौन सोचता है। लोग बाहर तो गांव से शहर जाने की फिराक में रहते हैं। धीरे धीरे गांव खाली होते जा रहे हैं। यहाँ से निकाल कर लोग शहर की ओर रुख कर रहे हैं। परंतु तुम्हारा ये फैसला अति सराहनीय है। पहले तो तिवारी जी से तुम्हारे बारे में हाल समाचार मिल जाया करता था, पर काफ़ी अरसे से उनका इधर आना जाना ही नहीं हो रहा है। वैसे क्या सोचा है आगे के बारे में? काका, फिलहाल तो कुछ नहीं सोचा है। अभी तो बस माँ बाबूजी के साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। उसके बाद ही जल्दी कुछ करूँगा। ये रहे चाय के पैसे। अब बारिश कुछ कम हो चुकी है तो मैं निकलता हूँ, फिर आऊँगा। अब यहीं जो रहना है। अरे बेटा, चाय के पैसे कैसे ले सकता हूँ मैं तुमसे? आज जो भी है वो सब तिवारी जी की ही तो देन है। अरे काका, वो अलग बात। ये रख लीजिए, वरना हम कभी नहीं आएंगे आपकी दुकान पर। मैंने मुस्कुराते हुए प्रेम की एक मीठी धौंस के साथ कहा और उनके हाथ में पैसे थमाए और धीरे धीरे दबे पांव वहाँ से निकल चला। वैसे बारिश थम चुकी थी, लेकिन हल्की फुहार अभी भी पड़ रही थी। अभी 10 कदम ही चला था कि तभी, ओ मिस्टर रुको, सुनो जरा। आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही है। मैं मन ही मन बड़बड़ाया और उस आवाज़ को सुनकर मेरे कदम स्वतः ही ठिठक गए। मैंने पलट कर देखा तो पीछे वही बस वाली लड़की थी। उसे देखकर मैं सहम गया। कहीं यहाँ अब कोई फिर से नया बखेड़ा न शुरू कर दे। यहाँ बस की अपेक्षा काफ़ी चहल पहल है। अगर किसी ने देखा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मेरे मन में उसे देखकर यही विचार उमड़ने लगे। मैंने अपने आप को सजग किया और वापस मुड़कर अपने गांव की ओर चल दिया। अरे रुको, सुनो तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो? वह बोलती हुई मेरे पास आ पहुंची। मैं कुछ कह पाता कि वो फिर से बोली, बस से उतरकर
कहाँ कहाँ ना ढूंढा मैंने तुम्हें, कहाँ चले गए थे। उसके इस सामर्थ्य को देख मैं हैरान था। अभी इसने मुझे खींचकर तमाचा मारा और अभी इस तरह से मेरे पीछे आ रही है। मैं सोच ही रहा था कि फिर से बोली, अरे बाबा, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मैं रुक गया। ये लो तुम्हारे 20 रुपए जो तुमने बस में उस कंडक्टर को दिए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर उससे वह पैसे लिए और अपने गांव की तरफ बढ़ चला। अरे सुनो तो, भागे क्यों जा रहे हो? वैसे मेरा नाम चाहत है और पास ही के गांव लक्ष्मणपुर की सरपंच जी की बेटी हूँ। उसका नाम सुनते ही मेरे बदन में अकस्मात ही बिजली की सी तरंगें दौड़ने लगीं। मैं अपलक उसके चेहरे को निहारे जा रहा था। चाहत, मैं अपने मन ही मन हैरानी से बड़बड़ाया, तुम किस मिट्टी के बने हो? समझ नहीं आता। फिर से तुम मुझे ताड़ने लगे। उसने मेरा तिरस्कार करते हुए कहा। मैंने उसकी बातों को सुनना अनसुना किया और आगे पथ पर एकाग्र मन से अपने कदमों को बढ़ाते हुए चलने लगा। अरे बाबा, तुम भयभीत क्यों हो रहे हो? मैंने तो बस मजाक में कहा। अच्छा, इधर कहाँ जा रहे हो? इस बार वह स्नेह से बोली। क्यों, एक तमाचे से आपके हृदय का ताप कम नहीं हुआ जो दूसरे के लिए पीछे लग गई? और देखिए, मुझ पर नेह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने आक्रोश में उससे कहा। माना हम तुम्हारे कसूरवार हैं, पर हमारा आशय यह नहीं जैसा तुम समझ रहे हो, वह विनम्र लहजे में बोली। मैं जितना समझ रहा हूँ उतना ठीक ही समझ रहा हूँ, तो कृपया करके हमारा पीछा न करें और आपके स्नेह की ज़रूरत नहीं हमें, मैंने इस बार कड़क आवाज़ में कहा। अरे इसमें पीछा करने वाली बात कहाँ है? हम तो अपने गांव के पथ पर चल रहे हैं। हम तो बस ये जानने के इच्छुक हैं कि तुम इस डगर पर कहाँ जा रहे हो, मैं जिज्ञासु होते हुए बोली। हम अपने घर जा रहे हैं। अरे बाबा, यह तो हम भी जानते हैं, तुम अपने घर ही जा रहे होगे, पर हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि किस गांव में घर है तुम्हारा? लक्ष्मणपुर। बस? अब आप आगे कुछ नहीं पूछेंगी, मैंने बेरुखी से कहा और अपने कदमों की गति तेज कर ली। बारिश की रिमझिम बूंदें अब थोड़ी कम हो चुकी थीं, पर मध्यम मध्यम वेग के साथ पवन की शीतलता मेरे अंतर मन को कुरेदे जा रही थी। तभी मैंने अपनी जेब टटोली, लेकिन जो चाहिए था वो शायद मेरी जेब में नहीं था। मैंने अपने पिट्ठू बैग को आगे किया और उसकी आगे की चैन खोली और उसमें से सिगरेट की डिब्बी ली और उसमें एक सिगरेट निकाली। मैं सिगरेट फूंकते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा था। अरे छी छी, तुम सिगरेट पी रहे हो? वो एक बार फिर से चौंकते हुए बोली। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, नहीं, मैं तो इसे खाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा हुआ आपने बता दिया। अरे तुम हर बात पर यूँ खफा क्यों हो जाते हो? अब तुम हमें उलाहना देना बंद करो और हमें माफ़ कर दो। जो हुआ वह हमारी भूल थी। तुम्हारे प्रति किए गए स्वयं के व्यवहार पर खेद है हमें। देखिए मेम साहब, आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दें और अपनी मंजिल पर चिंतन करें। वैसे हमारी क्या बिसात है जो आप हमसे माफ़ी मांग रही हैं? देखो, जब तक तुम हमें माफ़ नहीं करते तब तक हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, वह वेदना से भरे लहजे में बोली। उसके चेहरे पर आत्मग्लानि की छटा साफ झलक रही थी, जिसे देख मेरे हृदय का क्रोध न जाने क्षण भर में कहाँ फुर्र हो गया और उसके स्थान पर जा बैठा तो वो विषाद जो मेरे लिए किसी हृदयाघात से कम ना था। मानो आज जैसे भीतर ही भीतर कुछ कांच सा टूटकर बिखर रहा हो। धमनियों में बहता रक्त सामान्य से ज़्यादा तीव्र हो चला था। मेरा झुका सिर अब शून्य में ताक रहा था। अचानक ही मुझे अपने आप पर तरस आया और उस पर दया आने लगी, जो मुझे उसके चेहरे को देखकर अपने अतीत की ओर खींचे जा रही थी। उसका मुरझाया चेहरा उस पल की याद को ताज़ा कर गया जब चाहत पहली मर्तबा मुझसे दूर जा रही थी। बिल्कुल ही यही भाव थे उसके चेहरे पर। एक बार फिर से मेरा अतीत मेरी यादों की गठरी को बिखेरने के लिए आतुर हुए जा रहा था। 8 साल बीत चुके थे, न शोध न कोई खबर, न अता न पता, एक जरा सी चिंगारी जिसकी लौ ने मेरी जिंदगी को अपनों से दूर कर दिया। किस गहन विचार में पड़ गए। अगर नहीं माफ़ करना चाहते तो कोई बात नहीं, उसने बड़ी शालीनता से कहा और तीव्र कदमों के साथ आगे बढ़ गई। शायद वह मेरी मनोदशा को भांप चुकी थी। नहीं नहीं, रुको। अनायास ही मेरे मुंह से ये शब्द निकल पड़े। वह रुकी और मेरे चेहरे को देखने लगी। इसका मतलब तुमने हमें माफ़ किया? वह खुशी से उछलते हुए बोली।
उसका खुशी से खिलता चेहरा ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे वह मेरी छाया बनकर आई हो। भला मैं इनकार कैसे करता। मैंने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अच्छा ये बताओ, तुम 8 साल बाद अपने गांव आए हो। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, जब तुम चाय की चुस्की ले रहे थे तब हम ठीक तुम्हारे पीछे ही बैठे थे। वह रहस्यमयी भाव से मुस्कुराते हुए चलते चलते बोली, बड़ी झूठी हो तुम। मैं चौंकते हुए बोला, अरे इसमें झूठी का क्या तात्पर्य है? जब तुम मेरे पीछे बैठी थी तब तुमने ऐसा क्यों कहा कि कहाँ कहाँ ना ढूंढा तुम्हें? अरे बाबा, तुम तो अब खामोखा हमारी जासूसी कर रहे हो। ठीक है बाबा, नहीं करता। अच्छा ये बताओ, इससे पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इस गांव में? किस ओर घर है तुम्हारा? गांव में जो बड़ा सा आलीशान मकान है ना, जिसके प्रांगण में एक गुलमोहर का वृक्ष है, बस वहीं पर ठीक उसके सामने वाला मकान हमारा है। क्या तुम शेखर मुखर्जी के मकान की बात तो नहीं कर रही कहीं? मैंने संदेह रूपी आवाज में कहा। हाँ, वो हमारे बड़े काका हैं। पर तुम्हारे चेहरे के भाव क्यों बदल गए? कैसे कह दूं कि मेरे 8 साल बाद गांव लौटने का किस्सा उसी मकान से जुड़ा है। मैं मन ही मन बड़बड़ाया और अगले पल अपने आप को सजग करते हुए बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, कुछ तो ज़रूर है जिसे तुम छुपाने का प्रयत्न कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ये नज़रें तुम्हारे शब्दों का साथ नहीं दे पा रही हैं। असल में तुम्हारे चेहरे पर उगाई अनायास ये चिंता की रेखाएं, जिससे साफ झलक रहा है कि कोई बात ज़रूर है जो तुम्हारे अंतस में भीतर ही भीतर तुम्हें विचलित कर रही है। मैं उसकी बातों का कटाक्ष करते हुए बोला, चलो अब चुप हो जाओ। हम लोग गांव के समीप पहुंच चुके हैं। अगर लोगों ने इस तरह से देख लिया तो तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर देंगे। देखो, हमारी बातों को टालने की कोशिश ना करो और सच सच बताओ, कुछ है जो शायद तुम हमसे छुपा रहे हो, वरना हमारा नाम और हमारा घर जानकर तुम्हारे चेहरे की रंगत न बदली होती। वह खींचते हुए बोली। मैं उसके चेहरे को विस्मय ही अपलक निहार रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसका मेरे प्रति हक परस्त होना या उसकी हमदर्दी है, या फिर कहीं ये मतिभ्रष्ट तो नहीं है। मैं मन ही मन फुसफुसाया, अरे क्या कहा तुमने? हम तुम्हें मतिभ्रष्ट दिखाई देते हैं? मैं अपनी आंखों को बड़ी करती हुई बोली। मैं उसके मुख से यह सुनकर विस्मित ही बोला, क्या तुम मन की भाषा समझती हो? अरे बुद्धू, अगर तुम इतने तेज अपने होठों को हिलाओगे तो कोई भी समझ जाएगा ना। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम हमें क्या समझते हो, पर हम तुम्हें अपना दोस्त मान बैठे हैं, और दोस्त के चिंतित मिजाज को भला हम कैसे नहीं पढ़ पाएंगे। यह दोस्ती कब हुई, और मुझे जाने तुम्हें भक्ति कितना हुआ, और भला मैं क्यों तुमसे दोस्ती करूं? अरे यार, तुम अब ज़्यादा भाव मत खाओ। तुम खुदकिस्मत हो जो मेरे जैसी लड़की तुम्हें अपना दोस्त समझ रही है। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर गांव किस ओर है? वह जैसे जैसे बोल रही थी, उसके गालों पर झूलती गीले बालों की एक लट उसके गालों को बार बार स्पर्श कर रही थी, मानो जैसे वह उसके गालों को स्पर्श कर उसके साथ अटखेलियाँ कर रही हो। हम चलकर अपने गांव में ठीक अपने घर के निकट पहुंच चुके थे। अरे बोलो ना, किधर है घर तुम्हारा? वह व्याकुलता से बोली। तुम खुद ही देख लेना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और तेज कदमों से अपने घर की ओर बढ़ गया। वो वहीं ठिठक कर मुझ पर नजरें गड़ाए अपलक ताक रही थी। जैसे ही मैंने अपने कदमों को अपने घर में रखा ही था कि माँ दौड़कर मुझसे आ लिपटी। पीछे पीछे तिवारी जी आ पहुँचे। माँ के ममता भरे स्पर्श और स्नेह को पाकर एक बार फिर से बचपन लौट आया था। माँ के लाड़ और तिवारी जी के नेह से वंचित होकर 8 साल गुजारे थे मैंने। समूचा दर्द एक ही पल में सिमटता चला आया। जो आंखें अपनों के स्नेह के लिए अरसे से तरसीं, आज वह आंखें गलानी से भर आई थीं। जो आज सारे बंधन तोड़कर भर जाने के लिए आतुर थीं। नेह की अग्नि पर जब अवसाद पिघलती है तो अक्सर धीरज के तटबंध तोड़ आंखों में उमड़ जाती है। शायद इनका जिम्मेवार भी मैं ही तो था। माँ और तिवारी जी की आंखों में आज बेहिसाब आंसू थे। तिवारी जी ने मुझे गले लगाकर मेरे माथे को बड़े लाड़ से चूमा। तिवारी जी के बिछोह की तड़प को आज बखूबी मैं महसूस कर रहा था, जिसके आगे मेरा धैर्य घुटने टेक चुका था। मैं उनके गले से लगकर फपक पड़ा। तभी माँ ने मुझे पकड़ा और घर के प्रांगण में लेकर चली आईं। मुझे बैठाकर खुद भी मेरे सामने बैठ गईं और डबडबाई आंखों में
नेह भरे रुंधे हुए गले से बोली, कैसे हो तुम? मैं भरी हुई आंखों को पोंछते हुए मुस्कुराया और गुलमोहर के वृक्ष पर खिले लाल लाल फूलों को ताकते हुए रुंधे हुए गले से भर्राई आवाज में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी बड़ी याद आती थी। माँ मेरे चेहरे को बड़े ध्यान से आंखों में स्नेह भरकर ताक रही थीं, जो मेरे चेहरे को पढ़ रही थीं और महसूस भी कर रही थीं। बीते 8 साल पहले जिन भयानक त्रासदियों से गुजरा था, उसे वो अब कुरेदना नहीं चाह रही थी। मैं माँ की गोद में धीरे से सिर रखकर गुलमोहर के उस वृक्ष को अपलक ताक रहा था। अनायास आंखें खुद ब खुद झपकने लगीं। मेरे मस्तिष्क के दृश्य पटल पर वह सब मनोरम क्षण की स्मृतियां चलचित्र के मानिंद दौड़ने लगीं। कितनी बेपनाह मोहब्बत करता था उसे। शाम सुबह चाहत ही चाहत, सब कुछ चाहत ही तो थी उसकी। चाहत के बदन की खुशबू नील के रोम रोम में बसी थी। न जाने कितनी अलसाई सुबह चाहत की आगोश में शामें की थी। जब भी चाहत उसे खपा होती, नील उसे कसके अपनी बाहों में उसे भर लेता और उसकी बाहों की कसावट से चाहत अपने सारे सिकवे गिले भूल जाती। उसका अथाह प्रेम समुद्र के निश्चल स्वच्छ नीले जल के समान था, जिसमें नील खुद के अक्स को स्पष्ट देख पाता था। अगली सुबह, नील बेटा उठ जाओ, देखो दिन कहाँ चढ़ा आया है। माँ की आवाज़ मेरे कानों से टकराई, जो मेरे लिए प्रभुत्व की बनाई घंटी समान थी। जब तक वह कानों में ना समाती, तब तक मेरी सुबह नहीं होती। परंतु कितने अरसे से वंचित था इस मिठास भरी घंटी से। मैं आंखें भींजते उठा और माँ और तिवारी जी की तस्वीर को निहारने लगा, जो सोने के वक्त अपने पास रख कर सोता था। अमूमन 8 सालों से यही तो करता आ रहा था। मेरे दिन की शुरुआत उनकी तस्वीर को देखकर ही होती थी। उनकी गैर मौजूदगी को इसी तरह से तो दूर करता था, जो प्रातःकाल अब आदत बन चुकी थी। यह सब तिवारी जी दरवाजे से लगे मुझे ताक रहे थे, पर मेरा ध्यान उस ओर नहीं पड़ा। जैसे ही नित्य क्रिया के लिए मैं अपने कमरे से बाहर की ओर बढ़ा, तिवारी जी मुझे देख मुस्कुरा दिए। मैं तिवारी जी को देख मुस्कुराया। तिवारी जी ने लाड से मेरे सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चले गए। कुछ देर उपरांत मैं उन्मुक्तता से घर की अटारी पर टहलने के मंसूबे से जा पहुंचा। रितु का मिजाज बड़ा ही मनमोहक हो रहा था। नभ में कल से ही बदरा छितराई हुई थी, मानो जैसे कुपित होकर सूरज का पथ रोके उस पर धौंस जमाए बैठी हो। सामने कलकल करती दामोदर नदी अपने उफान पर बह रही थी, जिसका मटमैला जल हिलकोरे लेते अपने बहाव के साथ आहें भरती अपनी मंजिल की ओर इठलाती बढ़ रही थी। ठंडी ठंडी सुबासित हवाओं के साथ रिमझिम फुहारों की छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थीं। टर टर करते हुए मेंढकों का कोलाहल वातावरण की सुंदरता को दोगुना कर रहा था। खेतों में लहलहाती धान की फसलों की वो हरियाली, मानो जैसे बसदा हरे रंग की चादर ओढ़े अटखेलियाँ करती इतरा रही हो। भीगी हुई मिट्टी से निकलने वाली सौंधी सौंधी महक हवाओं के साथ मिलकर फिजाओं में घुलती प्रकृति की सबसे मनमोहक इत्र बिखेर रही थी। सामने पेड़ों की डालों पर डाले गए झूलों पर से नवयुवतियों के गीतों की सुरीली तान की उमंग मन को सुखद आभास करा रही थी। मैं मुग्ध होकर अटारी पर बाहें खोले बारिश की उन मध्यम मध्यम फुहारों का लुत्फ उठा रहा था। तभी एकाएक नीचे से आवाज आई, बेटा नील, नीचे आ जाओ, मौसम खराब होता जा रहा है, तेज बारिश के आसार लग रहे हैं। माँ रसोई घर से चिल्लाईं। जी माँ, अभी आया, मैं अटारी पर से बोला और नीचे रसोई घर में माँ के पास जा पहुँचा। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते में गर्मा गर्म आलू के पराठे और सींगदाने की चटनी बनाई है। हाथ मुंह पोंछकर अपने कपड़े बदल लो और जल्दी से आ जाओ। माँ बड़े दुलार से बोली। आलू के पराठे का नाम सुनकर मेरी भूख दोगुनी हो गई। आलू के पराठे माँ बड़ा स्वादिष्ट बनाया करती थी, जो मेरा पहले सबसे पसंदीदा भोजन था। लेकिन इन 8 सालों में मैं यह भी भूल चुका था कि यह मेरा पसंदीदा भोजन है। मैं अपने दालान रूपी कमरे में जा पहुंचा, जो बचपन में मेरे लिए स्टडी रूम हुआ करता था। सामने तिवारी जी बैठे रामचरितमानस की पुस्तक पढ़ रहे थे। मैंने तिवारी जी के कंधे से गमछा लिया और उन्हीं के सामने खड़ा होकर उनके गमछे से अपने बालों को पोंछने लगा। पर यह सब करता देख आज तिवारी जी कुपित नहीं हो रहे थे, जैसा कि वह प्रायः किया करते थे।
परंतु आज वह मुझे अपलक नेह से निहारते हुए मुस्कुरा रहे थे। वैसे तिवारी जी को अपने गमछे से बेहद लगाव था। वो हमेशा अपने पास खादी का गमछा रखा करते थे, जिसे वह इस्त्री कर हमेशा अपने कंधे पर लिए रहते थे। जब मैं बचपन में भूलवश उनके गमछे से कभी कदार हाथ मुंह पोंछ लेता, तो वो मुझे उसी क्षण डपट दिया करते थे। मैं उनका गमछा ना लूं, इसी वजह से वह मेरे लिए बाजार से रंग बिरंगी छोटी छोटी टॉवल लाकर दिया करते थे। तभी अचानक चाची, ओ चाची, कहाँ हो चाची? एक मधुर आवाज़ मेरे कानों में समाई, पर यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मैंने जैसे ही दरवाजे की ओर से बाहर झाँक कर बरामदे में देखा तो स्तब्ध रह गया और मन ही मन फुसफुसाया, अरे ये तो भई बस वाली लड़की है, पर यहाँ कैसे? अरे बेटा, तुम भीग रही हो, आओ आओ अंदर आ जाओ, आज मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाती हूँ। माँ उत्सुकता से बोली। आप क्या मिलवाएंगी माँ? वह पहले ही अपनी जान पहचान बना चुकी है। मैं मन ही मन बड़बड़ाया। क्या मतलब? तुम मिल चुके हो पहले? तिवारी जी हैरानी से बोले। मैं विस्मित हो तिवारी जी के चेहरे को देखने लगा और बोला, आपको कैसे पता चला मैं ऐसा सोच रहा था? अरे बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूँ, इतना तो समझ ही सकता हूँ। देखिए तिवारी जी, सच सच बोलिए, आपको कैसे पता चला कि मैंने यही कहा है? अरे बरखुरदार, जब तुम इतना तेज फुसफुसाओगे तो भला मैं क्या, कोई भी समझ जाएगा। ओह, वैसे वो लड़की कल मेरे साथ बस में थी, इसी वजह से माँ के बोलने पर मैंने ऐसा कहा। अब अपनी ये पुस्तक रखिए और चलिए नाश्ता करने। हम कमरे से निकलकर खाने की मेज़ पर पहुँचे, जहाँ माँ ने हमारा खाना लगा रखा था और वो भी वहाँ मौजूद थी। इनसे मिलो बेटा, ये गिरीश अंकल की बेटी चाहत है। माँ कहते कहते चुप हो गई और दर्द भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। तिवारी जी माँ के चेहरे को खेद भरी नज़रों से देख रहे थे। माँ के कहे शब्दों ने समा में खामोशी घोल दी थी। चाहत खामोशी को चीरते हुए बोली, क्या हुआ चाची, मेरे नाम के बाद इतनी खामोशी क्यों है? किस बात की खामोशी है ये? तिवारी जी सजग होते हुए चेहरे पर बनावटी मुस्कान के साथ बोले, अरे कुछ नहीं, इनसे मिलो, यह मेरा बेटा नील है। जी अंकल, मैं इनसे कल ही मिल चुकी हूँ, बस में, वह तपाक से बोली। एक बार चाहत नाम सुनकर मेरे चेहरे पर अनायास ही वेदना के बादल छाने लगे। माँ आह भरी नज़रों से मेरी ओर देख रही थी। माँ की आंखें एक बार फिर नम होने लगी थी। जैसे ही माँ की नज़रें मेरे चेहरे पर पड़ी, माँ अपने आप को दुरुस्त करते हुए बोली, अरे मैंने तुम्हारे पसंद के पराठे बनाए हैं, खाओ खाओ, और बेटा तुम भी खाओ। मैं उन बीते लम्हों की आँच को अब हवा नहीं देना चाहता था, लिहाजा मैं माँ की ओर देख मुस्कुराया और मैं नाश्ता करते हुए बोला, माँ तुम्हारे हाथों में सच में जादू है, जो इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाती हो। चल अब मेरी प्रशंसा बंद कर और चुपचाप खाना खा। माँ मध्यम मुस्कान के साथ लाड से बोली, सच में चाची, आप खाना बेहद अच्छा पकाती हैं। चल झूठी, अब तू भी शुरू हो गई इसके साथ। खा भी ले कि मेरी प्रशंसा से अपना पेट भरेगी। माँ उसे प्यार से डपटते हुए बोली, अरे भाग्यवान, बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, इसमें प्रशंसा वाली कौन सी बात है। छोड़िए जी, अब आप भी शुरू हो गए इन बच्चों के साथ। भला तिवारी जी अपनी अर्धांगिनी की प्रशंसा क्यों ना करते, वो तो इस उम्र में भी अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे। धीरे धीरे खुशी का माहौल बन चुका था, पर यह दृश्य बीते 59 साल की यादें ताज़ा कर रहा था, जो अत्यंत पीड़ा से भरा हुआ था। अच्छा तो चाची, अब हम चलते हैं, कल फिर आएंगे, उसने कहा और वहाँ से चली गई। माँ, मैंने इसे पहले तो कभी नहीं देखा। मैं माँ की ओर देखकर सवालिया लहजे में बोला, हाँ बेटा, इन लोगों को यहाँ आए अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये शेखर दा के छोटे भाई गिरीश की बेटी हैं, जो रामगढ़ में एक दफ्तर में सरकारी नौकर था, जो नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद अब गांव में ही अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया है। गिरीश के अच्छे स्वभाव और व्यवहार को देख यहाँ के लोगों ने उसे सरपंच बना दिया है। चाहत बड़ी ही अच्छी, चंचल और सुशील स्वभाव वाली लड़की है। कभी कभार मेरा टहल भी कर देती है, बस थोड़ा बेधड़की से बोलती है। हाँ, सो तो है, मुंह के साथ साथ इसका हाथ भी चलता है। मतलब? माँ विस्मय हो बोली। मतलब ये कि जिस बस से मैं आ रहा था, उसी बस में यह मोहतरमा आधे रास्ते से चढ़ी और मुझसे लगकर बगल वाली सीट पर विराजमान हो गईं।
जिन्होंने मेरी एक छोटी सी चूक के लिए मेरे गालों पर तमाचा जड़ दिया था। हे राम, तू मुझे अब बता रहा है, पहले बताता तो मैं खबर लेती उसकी। माँ थोड़े रोष में बोली। माँ, उसके बाद जो उसने भरतपुर से पकाना शुरू किया तो घर ही आकर दम लिया। वैसे रास्ते में माफ़ी भी मांगी थी। जरा हम भी तो जाने हमारे बेटे ने क्या चूक की। माँ रहस्यमयी अंदाज में बोली। मैंने माँ को अपनी बीती घटना बता दी, जिसे सुनकर माँ और तिवारी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं उनके चेहरे पर खिलखिलाती हंसी को देख मैं भी उनकी हंसी में शरीक हो गया। वैसे वो दिल की बहुत साफ है। माँ के इस कथन से साफ जाहिर हो रहा था कि जैसे वे उसे अच्छे सलीके से परिचित हों। मैं नाश्ता करने के बाद वहाँ से अपने कमरे में चला गया और बिस्तर पर जाकर पसर गया। सलीके से अटारी की ओर अपलक निहारने लगा। एकाएक नींद ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब आँख खुली तो एहसास हुआ पूरा बदन टूट रहा है, मन बोझिल सा लग रहा था। मैंने खुद से ही अपना माथा टोया तो मुझे ताप महसूस हो रहा था। मैं पुनः आंखें मूंदे फिर से बिस्तर पर लेट गया। तभी किसी के अंदर आने का आभास हुआ। बढ़ते ताप के कारण मैं करा रहा था। तभी किसी के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। मैं ताप से विचलित हुए मन से बोला, मुझे ताप है, ज़रा मुझे ताप की गोली दे दीजिए। तभी मुझे ठंडे पानी की पट्टी का एहसास हुआ। क्या तिवारी जी, आप अभी भी वही पुराने उपचार का नुस्खा अपनाते हैं? मैं कराते हुए बोला। अरे हम तिवारी जी नहीं, हम चाहत हैं, मैं नेह से बोली। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक कर उठ बैठा और विस्मित हो बोला, अरे तुम ये क्या कर रही हो? चलो अब चुपचाप लेट जाओ, मैं डपटते हुए बोली। वैसे माँ और तिवारी जी कहाँ हैं? मैं कष्ट भरे स्वर में बोला। चाची घर पर नहीं है और तिवारी जी, मेरा मतलब चाचा जी खेतों की ओर गए हैं। तुम सो रहे हो तो तुम्हें जगाना उचित नहीं समझा, इसलिए मुझसे कहा कि देखते रहना। मैं आई तो देखा कि तुम करा रहे हो। जब स्पर्श किया तो महसूस हुआ कि तुम्हें ताप है, इसलिए सोचा कि तुम्हें तब तक ठंडे पानी की पट्टियाँ कर देती हूँ, शायद ताप कुछ हल्का हो जाए। उसकी आवाज़ में मेरे लिए फ़िक्र महसूस हो रही थी। मैं उठते हुए बोला, लेकिन अभी शब्द पूरे भी नहीं हो पाए थे कि अपने दोनों हाथों से मुझे स्नेह से पीछे की ओर धकेलते हुए चाहत बोली, ये लेकिन बेकिन कहने की ज़रूरत नहीं और लेटे रहो। अच्छा ये बताओ, कुछ खाया है? मैं पट्टियाँ बदलते हुए स्नेह से बोली। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरी इतनी फ़िक्र क्यों। बोलो, कुछ खाओगे? वह लाड से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, ताप कब से है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। सुबह ठीक था, परंतु अभी जब आँख खुली तो महसूस हुआ और इतने में तुम आ गई। हाँ, शायद बारिश की फुहारों में भीगने से तुम्हें ताप आया होगा। वह सलीके से मेरी ओर ताकते हुए बोली। न जाने क्यों उसकी हमदर्दी मेरे प्रति बढ़ती जा रही थी। देखो, तुम्हारा इस तरीके से ये सब करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं झिझकते हुए बोला। क्यों? वह झट से बोली। देखो, माँ बाहर गई हैं और तिवारी जी खेतों पर, और तुम ये सब कर रही हो। ये सब मतलब यही कि ये ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही हो। अरे तुम्हें इतना ताप है और यह मानवता के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि तुम्हें इस हाल पर ना छोड़ा जाए। वैसे हमें सहन भी ना होगा तुम्हें इस हाल में छोड़ना। उसने अपनी बात को इस सलीके से कहा जैसे कोई लड़की किसी के प्रेम में पड़कर निर्भय बेफिक्र हो जाती है। अच्छा देखो, वो सामने वाली अलमारी में मेरा बैग है, उसमें दवाइयाँ पड़ी हैं, वो ला दो मुझे। ठीक है, इतना कहकर वह अलमारी खोलकर उसमें से बैग निकालती है। जैसे ही दवाइयों के लिए हाथ डालती है, वैसे ही उसके हाथ सिगरेट की डिब्बी लग जाती है और झुंझलाते हुए बोलती है, यह पीना अनिवार्य है, छोड़ नहीं सकते। मेरे हाथ में दवाइयाँ देते हुए बोली। मैं खुली आंखों से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर विस्मय ही रोज़ की रेखाएं खिंचाई थीं। अनिवार्य तो नहीं, पर कभी कभी पीता हूँ। अब तुम कह रही हो तो नहीं पीऊँगा। ताप के कारण मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कोई नटखट बच्चा बदमाशी करने के बाद माँ की फटकार सुनने के पश्चात बेबाक ही बोल उठता है कि अब आगे से बदमाशी नहीं करूँगा। वह झट से मुझे पानी का गिलास थमाते हुए प्यार से बोली, चलो अब दवाइयाँ खा लो। उसका एक एक लफ्ज़ मेरे फ़िक्र पर कुर्बान होते जा रहा था। मैंने उसके हाथ से गिलास लिया और फिर दवाई खा ली।
वैसे तुम चाचा जी से स्नेह और प्रेम करते हो और वो भी तुम्हें उतना ही लाड़ और प्यार करते हैं, तो तुम उन्हें तिवारी जी क्यों कहते हो? वह एक मुस्कान के साथ सवालिया भाव से बोली। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और बोला, अरे इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है। माँ बताती हैं कि जब मैं छोटा था तो दादाजी मुझे हमेशा ही अपने साथ रखा करते थे। उन्हें जब भी किसी भी चीज़ या फिर टहल की ज़रूरत होती तो उनके मुख से एक ही आवाज़ निकलती, वह थी तिवारी जी। बस उनकी सुन सुन कर मुझे बाबूजी की जगह तिवारी जी कहने की आदत पड़ गई। अब हाल यह है कि बाबूजी से ज़्यादा तिवारी जी कहने में स्नेह झलकता है। पर चाचा जी को? वह इतना ही कह पाई कि मैं बीच में टोकते हुए बोला, अब मेरे मुँह से तिवारी जी सुनना ही उन्हें अच्छा लगता है। वह अनमनी सी मेरे चेहरे को निहारती तो कभी दरवाजे की ओर ताकती। कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ भी अकारण नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। शायद ताप का आना भी एक वजह ही तो थी जो उसे मेरे करीब खींच रही थी, परंतु वह मेरे परिकलन से अनभिज्ञ थी। अनायास ही बोली, अच्छा एक बात पूछूं? और हंस दी। मैं उसे इस तरह हंसते देख आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या पूछना है, पूछो। देखो तुम देखने में सुंदर हो, बोलचाल में ठीक हो, और जहाँ तक हमारा समझना है कि लड़कियों के प्रति तुम्हारा व्यवहार सलीके लायक है। क्या तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत नहीं हुई? मेरा मतलब कि किसी लड़की को तुमसे मोहब्बत हुई हो। देखो, मुझे इन सब चीज़ों में तनिक भी दिलचस्पी नहीं है। मैं झिझकते हुए बोला, अरे यार मैं ये पूछ रही हूँ कि हुई कि नहीं किसी से। वह धीरता से बोली, तभी किसी के आने का अंदेशा हुआ। लगता है तिवारी जी खेतों पर से आ गए। मैंने कहा, अरे क्या हुआ तुम्हें? तिवारी जी फिक्रमंद से बोले, कुछ नहीं चाचा जी, हल्का सा ताप था तो मैंने इन्हें दवाइयाँ दे दी हैं। अब ताप भी कम हो चुका है। वह सरलता से बोली। पर यह सब कैसे? तिवारी जी आश्चर्य से बोले। शायद बारिश की बौछारों की वजह से चाचा जी, वह तपाक से बोली। अच्छा तो ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हारी माँ भी आती होंगी। मुझसे इतना कहकर वह वहाँ से बरामदे की ओर चल दिए। जैसे चूहा मोहब्बत करने लगता है तो शेर की तरह बर्ताव करने लगता है। आज उसकी बातों से यही कयास लगाए जा सकते थे, पर मैं मोहब्बत को नहीं मानता। कहते हैं ना, मोहब्बत जब होती है तब अपने होने का पता देती है, पर दोबारा मोहब्बत होना मेरे लिए नामुमकिन था। अरे किस ख्यालों में गहराने लगे और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तुमने? वह फिर से उसी सवाल पर आकर अटक गई। लेकिन उसके सवालों का जवाब ना तो था मेरे पास और ना ही मैं उसे देना उचित समझता था। मैं अनमने मन से उसकी बातों को घुमाते हुए बोला, साँझ हो चुकी है, घर वाले राह देख रहे होंगे तुम्हारे। आगे नेक्स्ट पार्ट में।